सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, बताइए अभी किसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। तो आंसर होगा नितिन राकेश और जेरे विंड ने। तो अभी लेखक नितिन राकेश और जेरे विंड ने 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। उन्हें नोशन प्रेस के द्वारा प्रकाशित उनके अभी हाल ही में लॉन्च की गई एक बुक है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, उसके लिए ये सम्मान मिला है। और ये जो बिजनेस बुक अवार्ड है ये पूरी दुनिया में व्यापार पुस्तक लेखकों के लिए वर्ष के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो भी काफी न्यूज में रहे थे। देखो, एक तो याद रखो आप 2020 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। जबकि ओमान के दिवंगत सुल्तान है कबूस बिन सईद अल सैद, उन्हें 2019 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। एक अनामिका का नाम याद रखो, हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इन्हें उनके उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। और अंग्रेजी का मिला अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए। उसके अलावा शाजी एन.एम. का नाम हमने पढ़ा था, ये केरल से हैं जिनको ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। अभी इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 इन्होंने जीता। जैन गुडॉल का नाम याद रखो, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। एक वेलेरिया लुसेली का नाम आपने सुना होगा, मैक्सिकन लेखिका है ये, और अभी उन्हें उनके उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतरराष्ट्रीय। एक शकुंतला थिल्स्टेड का नाम भी याद रख लो आप, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन का नाम, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी ये। सुष्मिता लेंका का नाम याद रखो, पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण पुरस्कार, एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड जीता इन्होंने। अच्छा, एक सुरेश मुकुंद का नाम भी याद रखना, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और इसी अवार्ड को हम ऑस्कर ऑफ डांस भी कहते हैं। एक ग्रीन ऑस्कर किसको कहते हैं अपन, व्हीटली अवार्ड को कहते हैं। और 2021 का वो व्हीटली अवार्ड जीता था नुक्लू फॉर्म ने अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। ये नागालैंड से हैं और पहले भारतीय बने थे ये अवार्ड जीतने वाले। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको ध्यान रखना। ये अभी रिसेंटली सारे अवार्ड्स हमने पढ़े थे, इनको कहीं ना कहीं लिख लेना आप। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में स्टार गैजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा रवि शास्त्री ने। तो क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच रवि शास्त्री ने अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, स्टार गैजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। और इस बुक के सह लेखक है अयाज मेनन। और इन्होंने इस बुक में दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। तो इनका नाम याद रखना, इनकी ये पहली बुक है। बाकी सलमान रुश्दी के बारे में हमने कल पढ़ा था, कौन सी बुक लिखी अभी इन्होंने, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। बाकी नितिन गोखले, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को लिखा था। और इंदिरा नूई जो कि पेप्सिको की पूर्व सीईओ है, कौन सी बुक लिखी इन्होंने, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO स्पेशल डायरेक्टर जनरल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये हर साल व्यक्तियों या संगठनों को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता देता है। एक्चुअली में डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी के लिए उनको मिला है ये सम्मान। अच्छा, अभी वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया, 31 मई को मनाया। और उसकी थीम क्या थी, कमिट टू क्विट। क्या थी थीम, कमिट टू क्विट। बाकी सुमन चक्रवर्ती, याद रखना 30वां GD बिरला पुरस्कार मिला था इनको। विश्व भूषण हरिचंद्रन आप जानते हो ना, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं ये, और 2020 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। बाकी श्यामला गणेश की बात करेंगे
तो ये बेंगलुरु में एक टीचर हैं जो 4 दशकों से जापानी भाषा सिखा रही हैं और अभी जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करेंगे तो ये WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हैं और WHO की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम जो कि इथोपिया से हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जून को। हर साल 1 जून को मनाते हैं हम वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में। पहली बार हमने इसे 2001 में मनाया था। और कौन मनाता कौन है इसे? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार की थीम। इस बार की थीम है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड मिल्क डे। एक नेशनल मिल्क डे भी होता है जो हम भारत में मनाते हैं। कब? 26 नवंबर को। वैसे आपको पता होगा 26 नवंबर को तो एक और डे होता है। कौन सा? संविधान दिवस। और नेशनल मिल्क डे की बात करेंगे, वो हम 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है उस दिन। वर्गीस कुरियन किस क्रांति की शुरुआत की थी इन्होंने? ऑपरेशन फ्लड, यानी कि श्वेत क्रांति जिसे आप बोलते हो। इसीलिए इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और वर्गीस कुरियन ये संस्थापक थे अमूल के। अमूल का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको आनंद, गुजरात में। तो ये दोनों डे आप याद रखना। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है और नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 1 जून को एक और डे मनाते हैं, वैश्विक मातृ पितृ दिवस, यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। तो संयुक्त राष्ट्र ये हर साल दुनिया भर में माता पिता को सम्मानित करने के लिए मनाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में 1 जून को। अब जून के इंपॉर्टेंट डेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनको साथ के साथ याद करते हुए चलना इनकी थीम के साथ। और मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनकी थीम के साथ उसका ऑडियो में पहले ही तैयार करके आपको दे चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं सुना है तो वो सुन लीजिएगा, ताकि मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज उनको एक साथ आप रिवाइज कर सकें। वो ऑडियो कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऑडियो रिवीजन करके आपको एक लिंक मिलेगा। तो जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे वहां पे आपको वो ऑडियो मिल जाएगा और वहां जाकर के आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऑडियोज अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आपसे पूछा जा रहा है पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा मार्च 2020 में। तो देखो, पीएम केयर्स फंड स्थापना इसकी हुई थी 27 मार्च 2020 में। यहाँ पे केयर्स का मतलब होता है सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी फंड। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंड है ये केवल कोरोना के लिए ही नहीं है, बल्कि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये फंड यूज किया जाएगा और इस फंड से नागरिकों की सहायता की जाएगी। इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अभी बच्चों के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्टार्ट किया गया है। मतलब जो कोविड-19 से बच्चे अभी अनाथ हुए हैं उनके लिए ये पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्टार्ट किया गया है। इसमें होगा क्या? जब वे बच्चे 23 साल के हो जाएंगे तो उन्हें 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा और उन्हें फ्री में एजुकेशन दी जाएगी, रहने का स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं पैट कमिंस। उन्होंने घोषणा की थी, ऐसा कहा था कि पीएम केयर्स फंड में वो $50,000 डोनेट करेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने थोड़ा इसको क्लियर करके कहा कि वो यूनिसेफ और ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से मदद करेंगे, डायरेक्ट पैसा नहीं देंगे। खैर, जो भी है, न्यूज में रहा था तो मैंने आपको लिंक करके साथ के साथ बता दिया। अच्छा, अभी इसी तरह से काफ़ी सारे राज्यों ने भी कुछ योजनाएं स्टार्ट करी है। जैसे मैं आपको कुछ बताऊं तो अभी उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की थी। उसमें बोला गया था कि जो बच्चे अभी कोरोना के कारण अनाथ हो गए हैं, ऐसे बच्चों को 21 साल तक 3,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। साथ में 5% सरकारी नौकरी में आरक्षण उन्हें दिया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी, जिसमें बोला गया था कि जो अनाथ हो गए बच्चे कोरोना के कारण, ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। जैसे कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को 1,000 रुपये
हर महीने दिए जाएंगे। अभी मध्य प्रदेश ने भी मुख्यमंत्री कोविड-19 मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू की थी। तो साथ में ये चीजें भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस देश ने 2 बच्चों की नीति को समाप्त करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा चाइना ने। देखो एक्चुअल में चाइना पहले 1970 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया था, फिर 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया, और फिर अभी जब 2011 टू 2021 वाली जो जनगणना हुई उसमें बताया कि चाइना की जो दशकीय वृद्धि है वो कितनी रही, 5.38%, और चाइना की अब तक की सबसे कम ग्रोथ रेट है। तो उसके बाद चाइना ने कहा कि अब हम 31 मई 2021 से 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू करेंगे, मतलब अब चाइना में कोई भी कपल 3 बच्चे पैदा कर सकेगा। एक्चुअली में देश की बूढ़ी होती आबादी को देखते हुए यह फैसला किया है चाइना ने। अच्छा, जनसंख्या की बात है तो बताओ, एक डे आता है जनसंख्या का, कौन सा? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाते हैं। और देखो भारत के 2011 की जनगणना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं तो विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत भारत में कितना रहा? 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं तो वो रहा था 17.5%। उसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो 382 रहा। लिंगानुपात कितना रहा था? सेक्स रेशो 943 था। और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 17.7% थी। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 की जनगणना में पूछ रहे हैं तो चंद्रमौली थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 2021 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी हैं। और 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की थी। और अब 2021 में जो होगी वो 16वें नंबर की होगी। और 2011 में बात करेंगे तो थीम क्या रही थी उस वक्त? अवर सेंसेस अवर फ्यूचर। लेकिन यहाँ तो बात चाइना की हो रही है ना, तो ये रहा मैप में चाइना। देखो चाइना की कैपिटल बीजिंग है। देखो बीजिंग में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। करेंसी इसके रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अभी आपको याद होगा चाइना ने एक ओशियन ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को लॉन्च किया था जिसका नाम था हेयांग 2D। और ये जो सैटेलाइट है ये महासागरों पर नजर रखेगा। अभी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें टॉप पे रहा था चाइना का शेंझेन। और अभी चाइना के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्के रूप की खोज की थी, यूरेनियम 214। और चाइना ने मंगल पर अपना अभी पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था तियानवेन 1। उसके साथ एक रोवर भी भेजा था और उस रोवर का नाम क्या रखा था? जुरोंग। उसके अलावा आप ध्यान रख सकते हो 2023 में जो 18वें AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप होंगे, ये चाइना में होंगे। और चाइना ने मून पर सैंपल कलेक्ट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है चैंग E5। बाकी देखो जो 2022 में एशियन पैरा गेम्स होंगे ये चाइना में होंगे जिसका शुभंकर है फेई। 2021 में तीसरे एशियन यूथ गेम्स होने वाले हैं चाइना के शानटाओ में। और 2022 में आपके 19वें एशियन गेम्स होंगे चाइना के हांगझाओ में जिसका शुभंकर मैस्कॉट है स्मार्ट ट्रिपलेट। उसके अलावा 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे बीजिंग में होंगे जिसके शुभंकर हैं बिंग ड्वेन और श्वेन रॉन। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लीगेसी 1924 टू 1966 नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विक्रम संपत ने। तो इतिहासकार और लेखक विक्रम संपत ने वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर पुस्तक का दूसरा भाग लिखा है जिसका नाम है सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लीगेसी 1924 टू 1966। एक्चुअल में ये बुक का दूसरा वाला भाग है। इसका पहला वाला जो भाग था ये 2019 में आया था जिसका नाम था सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट। तो ये लिखी है किसने? विक्रम संपत ने। बाकी संजय बारू, इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी? इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने बुक लिखी थी सुपारी पालन जिसको लॉन्च किया था वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। समीर सोनी ने लिखी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस नाम की बुक। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया है? तो आंसर होगा इफ्को ने। इफ्को की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो अभी इफ्को ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है।
और इस नैनो यूरिया लिक्विड को पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और कुशल पाया गया है। तो बेहतर पोषण और गुणवत्ता के साथ साथ ये उत्पादन को बढ़ावा देता है। देखो इफको की बात करेंगे तो फुल फॉर्म आपको पता है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड होती है। स्थापना 1967 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? BS नकई, और इसके MD CEO है डॉक्टर US अवस्थी। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा रवनीत सिंह। तो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को अभी नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। और ये किन की जगह लेंगे? MS पवार की जगह लेंगे, जो भी रिटायर्ड हो गए। वैसे हमारे नेवल चीफ कौन है? करमबीर सिंह है। अच्छा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। बाकी TV नरेंद्रन, वैसे तो ये टाटा स्टील के MD CEO हैं, लेकिन अभी 2021-22 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। विक्रमजीत सेन की बात करेंगे तो अभी ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष बने। और जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्ष बनी। और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में 2 दिवसीय P4G समिट 2021 ये किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। यहां पे P4G का क्या मतलब हो गया? तो इसकी फुल फॉर्म हो गई पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ द ग्लोबल गोल्स। यहां पे 4G आपको मिलेंगे, ग्रीन ग्रोथ ग्लोबल गोल्स। तो ये P4G समिट 2021 साउथ कोरिया में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य क्या रहा? सरकारी और निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, ताकि विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा और हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी यानी कि जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा है, ताकि इसको बढ़ाया जा सके। और इससे पहले लास्ट टाइम ये जो समिट हुई थी ये 2018 में हुई थी कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन कैपिटल है आपके डेनमार्क की। अब बात साउथ कोरिया की है तो ये रहा मैप में साउथ कोरिया। इसकी कैपिटल होती है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और इसके प्रेसिडेंट है मून जेइन। और अभी साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री बने थे किम बुक क्यूम। आपको याद होगा इसी साल फरवरी में ब्लूमबर्ग ने एक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था। और इस साल आपको याद होगा फरवरी की बात है, ब्लूमबर्ग ने जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था जिसमें भारत 50वें नंबर पे था और टॉप पे था साउथ कोरिया। उसके अलावा सियोल शांति पुरस्कार 2020 ये किसे देने की घोषणा की गई? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं कौन? थॉमस बक को। और आप देख रहे होंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो ये लाइन है इसको क्या कहते हैं? 38th पैरेलल कहते हैं। उसी तरह से 49th पैरेलल याद रखना, USA और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था NRI ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो गाइस सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आज मेरे पास टाइम की कमी होने के कारण 12 की जगह हम 10 ही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं।